Yes, ma'am. Okay. Okay, so we will starting. We are going to start with this. That what are the about the Indian banking sector? क्या होता है Indian banking sector? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे कि commercial banks क्या हैं और what are the mainly functions and problems of the commercial bank in India. Okay, so we'll be starting. Bank क्या होता है? Please, I want the review. You're an M.Com. At least all these things you should know. What is bank? Please answer me fast. What is bank? मैम, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो ग्राहकों से धन संबंधी लेन देन के सभी कार्य करती है। बेसिकली इसमें जमा को स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है ग्राहकों को। वेरी गुड. बैंक क्या होती है? बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो आपको क्या चीज को हम कहते हैं बैंक. और एनीवन चलिए, नहीं मालूम आप लोग को. We will first of all see what is bank. बैंक क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट the means for accepting for the purpose of lending or order or otherwise. ठीक है. That means बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो on demand and that can be withdraw. और हम अपनी मनी को जो हम लोगों ने डिपॉजिट में रखा है we can withdraw it by the check, draft or otherwise. So primary function of the bank क्या होता है? Lending of the deposit or allowing deposits to withdraw through check whenever they demand. और आजकल तो हम लोग के पास ATM है और बहुत चीजें हैं, तो जनरली बहुत लोग कम जाते हैं कि चेक वेक से अपना पैसा निकालते हैं. सब लोग आराम से ATM से ही हम पैसा विदड्रॉ कर पाते हैं. तो कमर्शियल बैंक का जो मेन बिजनेस होता है वो क्या होता है? टू कीप द डिपॉजिट एंड मेक लोन्स एंड एडवांसेस फॉर शॉर्टर पीरियड अप टू 1 or 2 years, तो सो दैट हमारा काम उस पर आसानी से हो जाए. तो सबसे मेन जो बात होती है बिजनेस बैंक की, दैट इज हम उसको डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है और लोन को लेना है. ठीक है. दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड दैट लेंड्स द लोन्स. इसी को हम कहते हैं, इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं बैंक. ठीक है. तो फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजेस द बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं IDBI, नाबार्ड, ICICI, IRBI, IFCI, एक्सिम बैंक. बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो सारे मिलके हमारा एक इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर तैयार होता है. अब कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कमर्शियल बैंक का भी बहुत स्ट्रक्चर होता है. उसमें होता है जैसे PSBs होते हैं, प्राइवेट बैंक होता है, फॉरेन बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है. तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे बैंक के भी कमर्शियल बैंक का भी अपना एक स्ट्रक्चर है जो प्राइवेट, फॉरेन, पब्लिक सेक्टर कई तरीके के बैंकों में बटा होता है. नाउ वी डिफाइन व्हाट इज दैट कमर्शियल बैंक्स, जो मेन हमारे सिलेबस में है कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कमर्शियल बैंक. Commercial bank is what? Commercial bank are the profit-based institutions that offer the financial products like loans as well as services like a deposit, electronic transfer of funds, etc. to their customer. ठीक है. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक प्रॉफिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचता है
लाइक लोन्स और सर्विसेज लाइक डिपॉजिट, ठीक है, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड टू द कस्टमर। इसी तरीके के प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं commercial banks. And you know that commercial bank that it plays a very significant role in the country's economy, as this organization fulfills the short term and medium term financial requirement of the industry. एक इसको हम कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल के लिए यदि हमको पैसा चाहिए या 1 साल से 5 साल के बीच में पैसा चाहिए, इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, इन इंडस्ट्री के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक इस इकोनॉमी को, इस रोल को प्ले करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्ट एज द बैरोमीटर फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। और जो फंक्शंस आपका होता है कमर्शियल बैंक का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका कमर्शियल बैंक का होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब commercial banks accept deposits from the customers in the form of the saving, fixed and current deposit, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है वो 3 तरीके से आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कि आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कि आप सेविंग डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कि आपका करंट डिपॉजिट रहेगा, करंट अकाउंट रहेगा, सेविंग अकाउंट रहेगा, किस तरीके से आप डिपॉजिट को अपने कराना चाहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मतलब कस्टमर चाहता क्या है, उसी के बेसिस पे कमर्शियल बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट क्या होती है? सेविंग डिपॉजिट्स दैट अलाउ अ कस्टमर टू क्रेडिट फंड्स टुवर्ड्स द अकाउंट फॉर अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दीज डिपॉजिट्स आर प्रेफर्ड बाय इंडिविजुअल जिनका एक फिक्स्ड इनकम होता है, जो अपने सेविंग्स वगैरह को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, सैलरीड अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट, हमारी सेविंग्स डिपॉजिट होती है, हर महीने हमारी उसी में सैलरी आती है, और जब भी हम चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे को, जब चाहें हम उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है उसको, जब चाहे वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है। तो सेविंग डिपॉजिट ये होती है। फिर आपकी आती है दूसरी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है? दे कम विद अ प्री डिटरमाइंड लॉक इन पीरियड। एक लॉक इन पीरियड होता है, जैसे आपने 4 साल के लिए एफडी कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया, 8 साल के लिए कर दिया, 2 साल के लिए कर दिया, 1 साल के लिए कर दिया, एज पर दैट you want. What is the time period for which you want to deposit your funds, and for that the bank provide you with the interest. उस पे बैंक ने अपना इंटरेस्ट, अब तो बहुत कम हो गया है, नहीं तो बैंक ने पहले इस पे अच्छा खासा बैंक इंटरेस्ट लेता था। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? That come with a predetermined lock-in period. Fixed deposits are also referred to as time deposits, and here the funds are what they are deposit for a specific time frame. Fixed deposit को हम एक time deposit भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं time deposit? Because they are the funds are deposited in the account for the specified time period, for the specified time frame. ठीक है, यदि आपने 2 साल के लिए किया, 3 साल के लिए किया, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो जैसे आपका वो टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपकी ये डिपॉजिट भी खत्म हो जाएगी, और उसके बदले में आपको बैंक जितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये लॉक इन होता है बीच में, अब आप अपना पैसा सेविंग्स की तरह इसमें निकाल नहीं सकते। एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत आपने लॉक करा दिया पैसा, अब वो पैसा उस टाइम फ्रेम के लिए आपके बैंक में लॉक रहेगा। अगर आप चाहें तो अब आप निकाल नहीं सकते पैसा, ठीक है, या आप एफडी पूरी तोड़वाएं, ठीक है, तो उसके लिए फिर उतना इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देती है जो उसने कर रखा होगा एट द टाइम की जब फॉर्म भरते हैं एफडी का, ठीक है। तो ये तो होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर आपका आता है नेक्स्ट करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट क्या होता है? These are the deposits that allow account holders to deposit and withdraw money whenever necessary. In some cases, current accounts are, also differ for offering overdraft until a pre-specified limit to individual and business. कभी कभी हम current account बड़े बड़े businessman खोलते हैं, यदि उनको किसी तरीके की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, अभी हम लोग ओवरड्राफ्ट के फंक्शन में आएंगे जब कमर्शियल बैंक आगे का फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ओवरड्राफ्ट मतलब कि जब एक्स्ट्रा मनी हम निकालते हैं
और ये सुविधा जैसे ही उसको होती है जिसका करेंट अकाउंट बैंक में होता है। तो इसमें भी एज सच कोई नियम कानून नहीं है, जब हम चाहें तो अपने पैसे को डाल सकते हैं और जब हम चाहें तो अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली डिपॉजिट के रूप में इस तरीके की 3 तरीके की फैसिलिटी हमको कमर्शियल बैंक देता है, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड करेंट डिपॉजिट। दूसरा फंक्शन जो होता है कमर्शियल बैंक का, दैट्स प्रोवाइडिंग लोन्स। ठीक है, सो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या होता है, दैट प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एंड प्रॉफिट फ्रॉम द अर्न्ड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को ये कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देता है, इंडिविजुअल्स को देता है, और उसके बदले में जो इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, लोन के बदले में जो इसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, यही इंटरेस्ट जो है वो इसके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, सो बैंक रिटेन अ स्मॉल रिजर्व फॉर द एक्सपेंसेस व्हाइल ऑफरिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू कस्टमर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बैंक अपने एक पास कुछ रिजर्व रख लेता है और बाकी के जितने पैसे हैं वो लोन के रूप में अपने कस्टमर्स को या जो भी बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो प्रोवाइडिंग लोन इज ऑल्सो द अनदर फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। और ये लोन की भी 4 तरीके की फैसिलिटी होती है। एक तो होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है लोन्स एंड एडवांसेस, तीसरा होता है ओवरड्राफ्ट और चौथा होता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट क्या होता है? Commercial bank and its functions include extending advances to individuals and organization against like bonds or inventories या other type of securities के बदले में commercial bank आपको credit देता है, and this facility commonly known as cash credit। और इस पे जो होता है ना, आपका इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही पैसे पे लगता है जितना एक्चुअली आपने अकाउंट से विड्रॉ किया है। नॉट जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लाख की जरूरत है और बैंक ने आपको क्रेडिट पे 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एंड सपोज यू डोंट हैव द नीड ऑफ होल 1 लाख रुपीज, आपने खाली 85,000 रुपए विड्रॉ किया, तो बैंक इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअली अमाउंट व्हिच इज विथड्रॉन बाय द कस्टमर, नॉट व्हाट द एक्चुअली अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए commercial banks includes advances to individual and organization against bond inventories and other type of security। ठीक है, फिर आपका दूसरा फंक्शन इसमें होता है कि लाइक एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज के बदले में फिर आपका लोन्स एंड एडवांसेस इज अनदर फंक्शन। लोन्स एंड एडवांसेस देता है बैंक आपको कि आप अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक पूरा पूरा, जैसे मान लीजिए आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने लाख का भी आपको स्मॉल लोन चाहिए कि मीडियम टर्म लोन चाहिए कि लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो बैंक गिव यू द फैसिलिटी ऑफ द लोन एंड एडवांसेस ऑल्सो। बैंक पूरा लोन आपको जो भी फॉर्मेलिटीज वो कर लेती है, उसके बाद बैंक आपको लोन दे देती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि कैश क्रेडिट में क्या होता था कि द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द एक्चुअली अमाउंट व्हिच इज विथड्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है बैंक आपके आप यूटिलाइज करें ना करें, वंस आपने बैंक से 1 लाख 2 लाख जितने का भी लोन ले लिया, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया वो पैसा। अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। बैंक ने पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है जितना अमाउंट उसने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है। जैसे मान लीजिए आपको 2 लाख का लोन चाहिए था, तो बैंक हैज क्रेडिटेड 2 लाख रुपीज टू योर अकाउंट, सो डजंट मीन वेदर यू आर यूजिंग दैट और नॉट यूजिंग दैट, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट व्हिच द बैंक हैज ग्रांटेड द लोन टू योर, जो पूरा पैसा बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है। ठीक है, बैंक पूरा लोन उस पर चार्ज करेगी, पूरा इंटरेस्ट उस पर लेगी, जो पूरा पैसा उसने एज अ लोन आपको क्रेडिट किया है, भले आप उसको यूटिलाइज करें या ना करें, दैट्स नॉट द बैंक प्रॉब्लम। बट वंस द बैंक हैज ग्रांटेड द लोन एंड क्रेडिटेड द अमाउंट टू योर अकाउंट, तो अब बस बैंक का फिर कोई काम नहीं है, बैंक इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट विथ यू। ठीक है, तीसरा फंक्शन आपका आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि दैट मीन्स कि एक्सेस मनी आप विड्रॉ कर पाते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख है और आपको चाहिए 1,50,000 रुपए, बैंक इस एक्स्ट्रा मनी विड्रॉन का अरेंजमेंट रखती है जहाँ पे एक्सेस मनी मोर देन दैट इज इन योर अकाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट बैंक उस पर एक टाइम फ्रेम तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती और एक टाइम फ्रेम के बाद उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जनरली ये फैसिलिटी उसको दी जाती है जिसका करंट अकाउंट बैंक के पास होता है जनरली। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक फैसिलिटी होती है जो प्रोवाइडिंग लोन के रूप में यूज होती है, दैट्स द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बाय द कमर्शियल बैंक्स।
एंड लास्ट होता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है ड्रॉ ड्रॉई पे के बीच में कि भाई अगर ड्रॉ ने कोई गुड्स को सेल किया उधार पे और ड्रॉय का भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़े टाइम बाद आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। एंड सडनली ड्रॉ को इज इन नीड ऑफ मनी, उसको कुछ खरीदना है, तो अब वो तो ड्रॉय को आराम से उसने टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम बाद हम तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है। तो अब उस टाइम लिमिट के पहले तो वो रॉय से मांग नहीं सकता पैसा, तो व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज ही विल गो विद द बैंक, बैंक अपना इंटरेस्ट या कमीशन जो भी चार्ज करेगी, चार्ज करने के बाद उतना अमाउंट ड्रॉर को दे देगी, तो इससे तीनों लोगों को फायदा होगा। बैंक विल गेट द कमीशन और ड्रॉर को अपना पूरा तुरंत उसको चाहिए था पैसा मिल गया, एंड ड्रॉर विल गेट द इनफ टाइम टू रीपे दैट मनी। तो इस तरह से बैंक वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक आसानी से इसके चलते आसानी से लोन ले सकते हैं आप बैंक से। तो ये तो हुआ अभी आपका प्राइमरी फंक्शन कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन, और तीसरा क्रेडिट क्रिएशन। अ यूनिक फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज द क्रेडिट क्रिएशन। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग मतलब लिक्विड कैश, बैंक क्रिएट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ट्रांसफर द लोन टू द बिजनेस और कमर्शियल बॉडी ऑल एट वंस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट क्रिएशन भी फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, ठीक है। फिर आपका होता है सेकेंडरी फंक्शन, ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स और क्रेडिट क्रिएशन। नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शन? कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो प्राइमरी नहीं होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज, ठीक है। बैंक का जो सेकेंडरी फंक्शन होता है दैट इज अ it provides the locker facility. Commercial banks provide the locker facilities to that customers who want to store valuable safety. जैसे अगर आपको ज्वेलरी रखनी है या अपना कुछ भी ऐसा कोई और चीज रखना है, कुछ भी चीज ऐसे लॉकर में रखनी है, तो डेफिनेटली जनरली हम लोग ज्वेलरीज वगैरह के लिए ही लॉकर लेते हैं क्योंकि हमारे घर में वो सेफ और सिक्योर नहीं है। सो हमें लगता है कि कमर्शियल बैंक में जहां हमारा अकाउंट में हम अगर लॉकर फैसिलिटी वहां रख देंगे तो हम आराम से अपने पैसे को वहां पे जमा करके जब चाहेंगे तब यूज कर लेंगे, ठीक है। That's the locker facility. Or locker facility eliminate the impending risk of theft or loss which will when kept at home. तो जिस भी तरीके का चोरी का हमें डर है या किसी भी तरीके के रिस्क का चांस ऑफ लॉस हो सकता है, यदि हमने अपनी ज्वेलरीज और वैल्यूएबल आइटम्स लॉकर में रख दिया है तो हम उस चीज से बच जाते हैं, और ये बैंक का एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का हो जाता है। सेकेंडली इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है। हमारे अगर हमको जैसे कहीं बाहर विजिट करना है तो हमारी करेंसीज को वो वहाँ की करेंसीज में कन्वर्ट कर देता है और बदले में इसका थोड़ा मोड़ा कमीशन लेता है या इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। जैसे इफ यू वांट टू गो टू यूरोप, इफ यू वांट टू गो टू थाईलैंड या हम कहीं सिंगापुर, एनी वे इफ यू वांट टू गो, तो हम अपनी करेंसी को आसानी से इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लेते हैं और हम वहाँ पे आसानी से, वहाँ से भी अगर हमारा कोई इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में हम इन्वॉल्व हैं और हमारा कोई पैसा आ रहा है तो हम वो भी बैंक से कन्वर्ट करा के हम इंडियन रुपीस में वो पैसा ले सकते हैं। तो बैंक इज ऑल्सो डीलिंग विद द फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन। फिर आपका होता है exchange of securities. By another function of commercial banks is trade in bonds and securities. Customer can purchase or sell the units from the financial institution itself, which is more convenient, ठीक है। आपकी सिक्योरिटीज को, आपके बॉन्ड्स को, आपके जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटीज हैं उनको उनके साथ भी ट्रेड करता है, सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करता है, कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जब भी आपको जैसी अपने व्यापार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जरूरत है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन है आपके कमर्शियल बैंक का, आपकी दैट कमर्शियल बैंक एक्सचेंज इन सिक्योरिटीज। It also deals with the exchange of securities. Next है discounting of bills of exchange। ये मैंने अभी जस्ट ही बताया, इसको आप सेकेंडरी फंक्शन में भी ले सकते हैं कि डिस्काउंट करता है, दैट्स अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर बैंक्स, क्योंकि बैंक तुरंत पैसा देता है व्हाइल नॉट बिकमिंग रिस्की वेंचर, और बैंक इसके लिए एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर बैंक एजेंट की तरीके से भी काम करता है कमर्शियल बैंक, एंड इट्स फंक्शन मतलब इट ऑल्सो आपको फाइनेंस रिलेटेड सर्विस देता है, फुलफिलिंग द रोल ऑफ एन एजेंट। और किस तरीके की फाइनेंस की सर्विस की आपको दे सकता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करता है, आपका ट्रस्टी एक्ट करता है, आपका एग्जीक्यूटर एक्ट करता है, ठीक है, अपने ओन स्टेट के लिए, कस्टमर के लिए
बैंक एक एडमिनिस्ट्रेटर या ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर के रूप में ऐड करता है, असिस्ट करता है, एक्ट करता है। फिर कस्टमर को असिस्ट करता है टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, टैक्स रिफंड से रिलेटेड, या इस तरह का किसी भी तरीके का आप जाइए ना, फिर बैंक से पूछेंगे कि कैसे हम अपना टैक्स रिटर्न भरें या टैक्स रिफंड कैसे, तो सारी जानकारी आपको एज ए एजेंट वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको देगा। फिर एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है कि आप अपने प्रीमियम को पे कर दें, अपने लोन के इंस्टॉलमेंट्स को पे कर दें, बताता रहता है कि कब आपका प्रीमियम ड्यू है, अगर आपके अकाउंट से कटना है तो आपका इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट कब ड्यू है, कब आपको लोन रीपे करना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑफ फंड्स की जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, इस तरह की सुविधा आपको देता है। प्रोसेसिंग ऑफ चेक, ड्राफ्ट बिल्स, अगर आपको चेक लेके जा रहे हैं, आपके व्यापारी का कोई ड्राफ्ट आ रहा है, कोई बिल है आपका, तो उस तरीके से भी आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द बेसिकली फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। प्राइमरी में मेन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें 3 तरीके की होती है, सेविंग, फिक्स्ड एंड करेंट। और लोन में कैश क्रेडिट, लोन्स, एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेकंड क्रेडिट क्रिएशन का भी फंक्शन है, ये सब प्राइमरी फंक्शन है बैंक के। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड क्रेडिट क्रिएशन। सेकेंडरी फंक्शन अभी जस्ट मैंने बताया कि लॉकर की फैसिलिटी देता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, सिक्योरिटीज में डील करता है आपका, और फिर आपका डिस्काउंटिंग करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंट की तरह एक्ट करता है। एजेंट में आपके एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर की तरह काम करता है, टैक्स रिटर्न, ट्रैक रिफंड्स करता है, प्रीमियम वगैरह पे करता है, आपके इंस्टॉलमेंट्स को रीपे करता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स करता है, और चेक, ड्राफ्ट, बिल्स भी आपका जमा करता है। तो दीज वर द बेसिकली द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। और बेसिकली 3 तरीके के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। ये भी मैंने आपको बताया था। पब्लिक सेक्टर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो स्टेट ओन्ड बाय द करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। प्राइवेट कौन से होते हैं? दे आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज रजिस्टर्ड एज कंपनीज विद लिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। और मेजर पार्ट जो उनका शेयर कैपिटल का होता है दैट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट बिजनेसमैन। और तीसरा आपका होता है फॉरेन बैंक्स। दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर ऑपरेटिंग ओवरसीज विद इन अ फॉरेन नेशन, ठीक है। तो इस तरह के 3 तरीके के आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। क्या मैंने बताया? प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, और आपका आता है फॉरेन बैंक्स। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स। हम लोग आज 2 टॉपिक करने वाले थे जो स्टार्टिंग के हैं। व्हाट आर द फंक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये तो था कि कमर्शियल बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। अभी क्या है, समस्याएं क्या क्या होती हैं कमर्शियल बैंक का। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। नंबर 1, लॉसेस इन रूरल ब्रांचेस। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रूरल ब्रांचेस जो कमर्शियल बैंक की होती हैं हमेशा वो लॉस में जाती हैं बिकॉज ऑफ द हाई ओवरहेड्स एंड प्रेवलेंस ऑफ द ऐसे सिस्टम होते हैं जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया में लोग जानते ही नहीं। लोग अभी भी चाहते हैं कि हम कैश घर में जुटा के रखें लॉकर में, कहीं बैंक में इधर उधर कुछ हेरा फेरी ना हो जाए, एम्बेजलमेंट ना हो जाए। तो अभी भी जो इनके रूरल ब्रांचेस हैं कमर्शियल बैंक को, ये इनको हानि होती है, और दे आर फेसिंग लॉसेस स्टिल नाउ बिकॉज रूरल पीपल आर नॉट सो लिटरेट कि वो सारी चीजें अपनी कर पाए। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, लार्ज ओवरड्यूज। द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स दे आर फेस्ड विद अ वेरी न्यू प्रॉब्लम कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ओवरड्यू एडवांसेस हो जाता है फार्मर्स का, ठीक है। फार्मर्स के ऊपर जो इन लोग का है वो बहुत ज्यादा ओवरड्यूज हो जाता है। द कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट डू नॉट हैव एनी मशीनरी कि वो इंश्योर कर पाए कि दैट द लोन्स एंड एडवांसेस आर इन फैक्ट, कि कहाँ पे वो प्रोडक्टिव यूज में दें और कहाँ पे वो प्रोडक्टिव यूज में पैसा न दें। अभी भी वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनको एक लार्ज ओवरड्यूज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा है कि आपका तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं एट प्रेजेंट दे डू नॉट हैव एनी मशीनरी की वहाँ पे किस तरीके के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। एनपीए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कहाँ पे वो प्रोडक्टिव चीजों में पैसा दें और कहाँ पे वो प्रोडक्टिव चीजों में पैसा न दें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो उनके लॉसेस रूरल ब्रांचेस की समस्या है, दूसरा है कि उनके पास ओवरड्यू बहुत ज्यादा है, तीसरा है कि एनपीए जो उनका एसेट हो जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, चौथा है कि एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। जहां तक प्रायोरिटी सेक्टर्स कंसर्न है यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि
बैंक ऑफिशियल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन से प्रोडक्टिव सेक्टर है और कौन सा नेग्लेक्टेड सेक्टर है। तो यहाँ पे जो उनके एग्रीकल्चर और फार्मर्स को जो उन्होंने लोन दिया है वो रीपे ले भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इनका पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर्स में न लग के कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, जिसका मैंने भी पॉइंट बताया कि दे could not take the decision so which is the priority sectors, कौन सा प्रोडक्टिव सेक्टर है and which one is the neglected sectors, ठीक है। फिर आपका आता है कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज कंसर्न, commercial banks have been facing a stiff challenges from non-banking financial intermediaries such as जैसे mutual funds हैं, housing finance corporation है, leasing है, investment companies है, ठीक है। ये लोग के साथ बहुत तगड़ा कंपटीशन है कमर्शियल बैंक का कि ताकि वो पब्लिक डिपॉजिट को अट्रैक्ट कर पाए और हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक मतलब दे रही है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह का कंपटीशन भी इनका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ है, क्योंकि आजकल कोई भी एफडी नहीं कराना चाहता, सब लोग आजकल है जानकार और सब लोग चाहते हैं कि हम अपना पैसा क्यों ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे गिरी से गिरी हालत में हमें कुछ तो रिटर्न दे ही के जाएगा। वो लोग LIC में भी आजकल नहीं चाहते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करें, बिकॉज LIC इज जस्ट गिविंग द 4% सेविंग्स या रिस्क कवरेज, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ पे सब कमाने वाले हैं तो LIC इज नॉट पेइंग it's not a good option of investment, it's only for the exemption of the tax या फिर आपको रिस्क कवरेज चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो जनरली सब लोग चाहते हैं कि why should I not मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाऊं। फिर फॉरेन बैंक्स के संग इनका कंपटीशन है भाई। फॉरेन बैंक्स जो हैं दे आर द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक जहाँ पे हायर इंक्रीज इन डिपॉजिट्स होता है, ठीक है। तो इम्प्रेशन दैट यहाँ पे इनका बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है फॉरेन बैंक से, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। प्रॉमिस जो आप कर पाते हैं और परफॉर्मेंस आप क्या दे रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ा गैप कमर्शियल बैंक के हो जाता है, क्योंकि वो बहुत फेल हो जाती है। बहुत सारे क्रेडिट पैटर्न्स और जो जितने भी उनकी पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो प्रॉमिस कुछ होता है और परफॉर्मेंस कुछ होता है, ठीक है। कभी होता है ना, वो बैंक में जाते हैं तो कुछ बताते कुछ और है लेकिन साथ में होता कुछ और है। तो कभी कभी इस प्रॉमिस और परफॉर्मेंस के बीच में एक बड़ा गैप हो जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कमर्शियल बैंक्स के लिए। फिर ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि दैट्स अ ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम कमर्शियल बैंक की प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस इज द इंडीड द रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द जो बैंक्स है वो किसके वजह से हैम्पर हो रहे हैं, या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे रेड टैपिज्म है, लॉन्ग डिलेज है, लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड फेलियर टू टेक डिसीजंस है, जिसके वजह से कमर्शियल बैंक को ब्यूरोक्रेटाइजेशन की जैसी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कमर्शियल बैंक। फिर पॉलिटिकल प्रेशर तो ये है ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि स्मूथ वर्किंग ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स इट इज ऑल्सो हैम्पर्ड बाय द ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर्स फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर होता है इनके ऊपर काम करने का, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कमर्शियल बैंक्स। So we have done today with the Indian banking sector, क्या होता है, क्या important functions होते हैं commercial banks के, और what are the important problems of the commercial bank. So this is the thing we have done. कल हम लोग बात करेंगे what are the different type of the bank का unit का part है, that we will do it tomorrow. Okay. So have you understood what is commercial bank, what are the functions and what are the problems of commercial bank? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Okay, then we will meet tomorrow again at 11 to 12. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.